अगर पुलिस ने जानबूझकर और गलत तरीके से आपके ऊपर गंभीर अपराध और गलत तरीके से गैंगस्टर एक्ट केस डाल दिया है ताकि आपको फंसाया जा सके, आपकी ज़िंदगी बर्बाद की जा सके, तो घबराइए मत। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा सबूत है जो ये दिखा दे कोर्ट में कि कानून का प्रोसीजर सही तरीके से फॉलो नहीं हुआ, तो आप पूरा केस ख़त्म करवा सकते हो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है एक जजमेंट के थ्रू, और ये जजमेंट दोस्तों अभी का है 20 मार्च 2026। क्रिमिनल अपील SLP क्रिमिनल दोस्तों 17,929 17,930 ऑफ 2025। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इस केस के बारे में बता देता हूं कि ये केस में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो दोस्तों इस केस में उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2022 में एक FIR दर्ज की थी। आरोप था कि ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, जैसे जमीन पर कब्जा करना, लोगों को धमकी देना, अवैध वसूली कर, ये आरोप लगाया गया था पुलिस के द्वारा। लेकिन इस FIR को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और यहीं से पूरा मामला बदल गया। आपको बता दूं कि यह मामला उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 1986 के तहत दर्ज एक FIR से जुड़ा है। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ गैंग चार्ट के आधार पर गैंगस्टर FIR दर्ज की थी। FIR नंबर था 0125/2022। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इस मामले में हुआ क्या था। ये अपीलें उन विवादित आदेशों के खिलाफ दायर की गई हैं जिनके द्वारा FIR को रद्द क्वैश करने की प्रार्थना को अस्वीकार किया गया था। किसके द्वारा अस्वीकार किया था क्वैश करने की प्रार्थना को? हाई कोर्ट के द्वारा, यानी कि हाई कोर्ट ने इस क्वैश करने के यानी FIR को रद्द करने के लिए अस्वीकार कर दिया था प्रार्थना को। और साथ ही उस आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया गया था। FIR संख्या 0125 ऑफ 2022 दिनांक 28/5/2022 को दर्ज की गई थी, जो धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत दर्ज की गई थी। और यह FIR थाना कोतवाली नगर जिला बहराइच में पंजीकृत की गई थी। यानी कि दोस्तों एक FIR दर्ज की गई थी कौन से थाने में? बहराइच थाना में, उत्तर प्रदेश का यह मामला था। ठीक है। उच्च न्यायालय ने गैंग चार्ट जो कि अनुबंध 2 के अनुरूप में प्रस्तुत किया गया था का अवलोकन करने के बाद यह पाया कि 3 अलग अलग याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज, जिनमें से एक याचिकाकर्ता वर्तमान अपीलों में हमारे समक्ष है। यह भी देखा गया कि उच्च न्यायालय के समक्ष सभी याचिकाकर्ता जेल में थे। कौन जेल में थे? जितने लोग याचिका लगाए थे दोस्तों वो लोग सभी लोग जेल में थे, संभवतः उन विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी के कारण जो उनके विरुद्ध लंबित थे। यानी कि दोस्तों एक गैंग चार्ट के आधार पर FIR दर्ज की गई थी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। सभी लोग जेल में थे और उन्होंने लोगों ने जो जेल में थे वो लोग दोस्तों हाई कोर्ट में अपील किए थे। किसके लिए? गैंग चार्ट के। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया दोस्तों? इनके अपील को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, यानी कि स्वीकार वो नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता उस गैंग के सदस्य हैं। क्या आरोप लगाया गया था पुलिस वालों के द्वारा? कि जो याचिकाकर्ता है उस गैंग के सदस्य हैं, जैसा कि इस अधिनियम में परिभाषित किया गया है। और वे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त है, जिनमें भूमि हड़पना, धोखाधड़ीपूर्ण भूमि लेन देन, वसूली, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना यानी कि अपनी मर्जी से चोट पहुंचाना, आपराधिक धमकी यानी कि मार दूंगा काट दूंगा इस टाइप की धमकी देना, शांति भंग करना यानी कोई खुशी का माहौल है वहां शांति भंग करना, ठगी यानी कि चोरी चमारी करना, किसी को हड़प लेना, जालसाजी यानी कि झूठे दस्तावेज आदि शामिल है, तैयार करना, उसी को जालसाजी कहते हैं। और इनमें से कई अपराध उनके विरुद्ध दर्ज विभिन्न मामलों में अकेले तथा संयुक्त रूप से आरोपित है। उक्त FIR जो इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई थी केवल गैंग चार्ट के आधार पर दायर की गई थी। तो ये जो FIR दर्ज की गई वो सिर्फ दोस्तों केवल गैंग चार्ट के आधार पर दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने विभिन्न न्यायिक निर्णयों पर विचार करते हुए जिनमें आपराधिक कार्यवाही में FIR या चार्जशीट को रद्द करने से हस्तक्षेप से संबंधित सिद्धांत शामिल थे, यह पाया गया कि याचिकाकर्ताओं जिनमें वर्तमान अपीलकर्ता भी शामिल है के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है और इसी आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। कौन इनकार कर दिया दोस्तों? हाई कोर्ट इनकार कर दिया। किस लिए इनकार कर दिया? कि प्रथम दृष्टया मामला बन रहा था। ठीक है ना, इसलिए क्या है दोस्तों वो राहत देने से मना कर दिया, यानी कि यहां से इन लोगों को राहत नहीं मिला। उसके बाद क्या हुआ? अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित लर्नेड सीनियर काउंसिल ने चुनौती को केवल उत्तर प्रदेश
गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण अधिनियम 1986 तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां निवारण नियम 2021 के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया तक सीमित रखा। इसके समर्थन में विनोद बिहारी लाल बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले पर भी भरोसा किया गया। लर्नेड सीनियर काउंसिल ने रिकॉर्ड में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह तर्क दिया कि एफआईआर के साथ दाखिल किया गया गैंग चार्ट 2021 के नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नहीं था। यानी कि जो गैंग चार्ट बना हुआ था, जिसके थ्रू बना था, वो दोस्तों जिस नियम के तहत गैंग चार्ट बनता है उस नियम को फॉलो नहीं किया गया था, उस नियम के अनुसार गैंग चार्ट नहीं बना था। और जो प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त की गई थी, जहां एफआईआर पुलिस स्टेशन से ट्रांसफर होकर भेजी गई थी, उस पर कोई हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे। यानी कि दोस्तों जो एफआईआर पुलिस स्टेशन से दूसरे जगह भेजी गई थी उसमें हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत भी मौजूद नहीं थे। एक ये लूप होल पॉइंट निकाल लिया, कौन? एडवोकेट साहब ने निकाल लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, गवर्नमेंट के साइड से क्या हुआ, राज्य की ओर से उपस्थित यानी कि अभियोजन पक्ष जो स्टेट के साइड से दोस्तों वकील जो होता है वो स्टेट का पक्ष रखता है। लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट ने इसके विपरीत यह तर्क प्रस्तुत किया कि नोडल ऑफिसर जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर है ने प्रारंभ में गैंग चार्ट को संबंधित न्यायालय में अग्रेषित किया था। जब उसे उन्होंने एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजा था, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए गैंग चार्ट के मूल दस्तावेज की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया था। किसके ऊपर? गैंग चार्ट के ऊपर, जिसमें यह दर्शाया गया कि विभिन्न प्राधिकरणों ने उस पर अलग अलग तिथियों पर हस्ताक्षर किए थे। यहीं पे एक और लूप होल मिल गया कि जो गैंग चार्ट तैयार किया गया था उनमें अलग अलग तारीख पे हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अलग अलग तारीख पे साइन किए गए थे, जैसा कि 2021 के नियमों में निर्धारित किया गया है। यानी जो 2021 का नियम बनाया गया है गैंग चार्ट का, उसके थ्रू इन लोगों ने उस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया था। आगे यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता इस गैंग का सरगना है। कौन? अपीलकर्ता, जिसने अपील किया था, सरगना है, जो कई अवैध गतिविधियों में संलिप्त है तथा आम जनता के विरुद्ध धमकी और भय का वातावरण उत्पन्न करता है और इस प्रकार वह समाज के लिए गंभीर खतरा है। यह स्टेट के साइड से अभियोजन पक्ष के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। हम स्वयं केवल इस तर्क तक सीमित रखते हैं कि निर्धारित प्रावधानों और नियमों का अक्षरांशतः पालन नहीं किया गया, जो अनिवार्य और आवश्यक है। एनेक्सर P1 वह एफआईआर है जो 28/5/2022 को दर्ज की गई थी, जिसके तहत गैंग चार्ट भी जिसे संभवतः नोडल ऑफिसर द्वारा अग्रेषित किया गया था। गैंग चार्ट के अनुसार यह आवश्यक है कि इसमें नोडल ऑफिसर और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की सिफारिश हों, जिन्हें सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस तथा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और यह सभी सिफारिशें लिखित रूप में हस्ताक्षर के माध्यम से अनुमोदन रहित होनी चाहिए। लेकिन एनेक्सर P1 में ना तो आवश्यक सिफारिशें उपलब्ध है और ना ही किसी के हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों ये गैंग चार्ट जो बनाया गया था पुलिस के द्वारा, इसमें ना तो प्रॉपर तरीके से हस्ताक्षर साइन किए गए थे और ना ही दोस्तों इसका कोई भी प्रक्रिया फॉलो किया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट द्वारा यह बताया गया कि एग्जिबिट P4 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि नोडल ऑफिसर और एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने 20/5/2022 को अपनी स्पष्ट सिफारिशों के साथ उस पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने 26/5/2022 को तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 28/5/2022 को अपने हस्ताक्षर करके इसे अनुमोदित किया। इसीलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से अर्थात स्क्रॉपेशली पालन किया गया है। ये कौन बोल रहा है? ये स्टेट के साइड से दोस्तों अभियोजन पक्ष बोल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे वकील ने क्या बोला, इस संदर्भ में हमें नियमों में दिए गए प्रावधानों को देखना होगा, जिन्हें इस न्यायालय ने विनोद बिहारी लाल मामले में भी नोट किया था, जहां संबंधित नियमों को उद्धृत किया गया था। धारा 5(1) के अनुसार 1986 अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की शुरुआत अन्य बातों के साथ साथ स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा की जा सकती है। उपधारा 5(2) के अनुसार इसे जिले पुलिस प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, वह भी एडिशनल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की स्पष्ट सिफारिश के बाद, जिसमें संबंधित गैंग सभी व्यक्तियों की विस्तृत गतिविधियों का उल्लेख है। धारा 5(3) में कई अनुपालनों का उल्लेख है, जिनमें से हमारे उद्देश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि गैंग चार्ट का अनुमोदन कमीशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तथा सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस की संयुक्त बैठक में विचार विमर्श के बाद यानी कि बाद किया जाए।
यानी कि जो गैंग चार्ट पुलिस वालों ने तैयार किया था उसमें साइन नहीं करे थे। पहले वो सोचे समझे सब कुछ जाने, उसके बाद बहुत सोचने समझने के बाद वो लोग हस्ताक्षर किए। लेकिन यह तथ्य सर्टिफाइड कॉपी से स्पष्ट नहीं होता। यहाँ एक वकील साहब ने एक और लूप होल निकाल लिया कि सर्टिफाइड प्रमाणित कॉपी जो थी उससे भी स्पष्ट नहीं होता जो न्यायालय को प्राप्त हुई है। एनेक्सर P4 में भी ऐसे किसी संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग के होने का कोई संकेत नहीं है। यद्यपि उस पर हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलकर्ता के अनुसार ये हस्ताक्षर FIR दर्ज होने के साथ किए गए थे। इस न्यायालय द्वारा दोस्तों सिटी डिसीजन में भी ऐसी संयुक्त बैठक की अनुपस्थिति को देखा गया था और इसे नियमों का उल्लंघन तथा डेविएशन के रूप में माना गया था। यानी कि ये लोग दोस्तों किसी भी अनुपालन नहीं किए थे। गैंग चार्ट का जो प्रक्रिया फॉलो होता है उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए थे और सोच समझ कर दस्तखत किए थे और गैंग चार्ट बनाकर रखे थे अपने पास, लेकिन साइन नहीं किए। उसके बाद कई दिनों बाद इन लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। नियम 16(1) में यह प्रावधान है कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को SHO से गैंग चार्ट प्राप्त होने पर शीघ्र अग्रेषण करना होगा, जिसमें वह अपनी स्पष्ट सिफारिशों को भेजेगा। इसके बाद पुलिस को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इसे कमीशन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना होता है। यद्यपि प्रत्येक अधिकारी द्वारा अपनी संतुष्टि दर्ज की जानी आवश्यक है, लेकिन स्पष्ट और अभिव्यक्त सिफारिशें केवल और प्रारंभिक स्तर पर SHO द्वारा ही दी जानी अनिवार्य है, जिन्होंने कार्यवाही शुरुआत की होती है। लेकिन सर्टिफाइड कॉपी में दोनों आवश्यक स्पष्ट सिफारिशें पूरी तरह से अनुपस्थित थे। यानी कि दोस्तों एक जगह से बनाने के बाद, जैसे दोस्तों पुलिस स्टेशन से गैंग चार्ट तैयार हुआ तो वो ऊपर जाएगा दोस्तों कहाँ, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास, उसके बाद जाएगा सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास यानी कि SP के पास, उसके बाद जाएगा दोस्तों कमिश्नर के पास, फिर जाएगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड कॉपी दोनों स्पष्ट रूप से दोस्तों अनुपस्थित थे, मतलब वो कॉपी गई ही नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यह निर्विवाद है कि न्यायालय को प्राप्त सर्टिफाइड कॉपी जिसके माध्यम से FIR अग्रेषित की गई थी उसमें विभिन्न प्राधिकरणों के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे, जिनमें नोडल ऑफिसर के हस्ताक्षर भी शामिल हैं। यानी कि नोडल ऑफिसर के भी हस्ताक्षर नहीं थे, जिन्हें सिफारिश की शुरुआत करने वाला बताया गया है। हम लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट के इस तर्क से सहमत नहीं हैं। नोडल ऑफिसर ने गैंग चार्ट तैयार कर उसे एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेजने के साथ साथ उसे जुरिस्डिक्शनल कोर्ट को भी अग्रेषित किया था। ये कौन बोल रहा है दोस्तों, ये अपीलकर्ता के दोस्तों एडवोकेट साहब बोल रहे हैं। यह विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि नियमों में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि गैंग चार्ट को कोर्ट को भेजा जाए इससे पहले कि वह अधिनियम और नियमों के तहत गैंग चार्ट का पूर्ण स्वरूप प्राप्त करे। यह प्रक्रिया तब पूरी होती है जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के संयुक्त बैठक के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाता है। नियमों के अनुसार एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की स्पष्ट सिफारिश आवश्यक है और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दोस्तों बैठक के उस पर हस्ताक्षर अपनी संतुष्टि दर्ज करनी होती है। यानी कि गैंग चार्ट का बनाने के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के दोस्तों क्या होती है, वहाँ पे हस्ताक्षर से संतुष्टि दर्ज करनी होती है, जो कि इन लोगों ने नहीं किया। यदि तर्क में यह मान लिया जाए कि गैंग चार्ट नोडल ऑफिसर द्वारा कोर्ट को भेजा गया था, तब भी उसमें कम से कम नोडल ऑफिसर की सिफारिश हस्ताक्षर होना अनिवार्य था। यानी कि जो ऑफिसर नोडल ऑफिसर जिसने गैंग चार्ट को कोर्ट को भेजा था उसके भी उसमें साइन नहीं थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरीके से फर्जी तरीके से तैयार किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे एडवोकेट साहब, हम उस सिद्धांत का सहारा लेते हैं जब किसी कार्य को एक विशेष तरीके से किया जाना निर्धारित हो तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसे कि विधि में निर्धारित है। यानी कि जो कानून में निर्धारित है जो तरीका जो प्रक्रिया उसी तरीके से उसको करना चाहिए, जो कि ये लोग नहीं किए या फिर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। विशेष रूप से तब जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता दांव पर हो, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत मूल्यवान है और जिनका हनन केवल विधि के अनुसार ही किया जाता है। और यह गंभीर हो जाता है जब कानून की प्रकृति ऐसी हो कि केवल व्यक्ति को गैंगस्टर के रूप में नामित कर देने मात्र से उसके खिलाफ गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे खतरनाक परिणामों पर हम इस उपयुक्त मामले में विचार करने के लिए छोड़ते हैं। ऐसा किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगला क्या कहना था दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस वाले क्या है, फर्जी मुकदमे भी तैयार कर देते हैं, फर्जी FIR भी दर्ज कर देते हैं और इतना बड़ा इस केस में दोस्तों साजिश रचा गया कि पूरा गैंग चार्ट तैयार किया गया, FIR दर्ज की गई, बिल्कुल फेक रहा,
पूरी फेक तरीके से तैयार किया गया, बिल्कुल भी इसमें सच्चाई नहीं थी। तो अगर कभी भी ऐसा आपके साथ हो जाए कि आपके खिलाफ भी गैंग चार्ट अगर तैयार हो जाए, तो आप ये वाला जजमेंट दोस्तों जरूर दिखाइएगा। दोस्तों जजमेंट का हवाला देकर बड़े बड़े केस जीतते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई फैसला आ गया तो समझ लो वो कानून बन गया, लॉ बन गया, फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कभी भी अगर आपके साथ हो तो ये वाला जजमेंट आप अपने केस में दोस्तों यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोला आगे। हम उच्च न्यायालय के आदेश को बनाए रखने और एफआईआर आधार पर आपराधिक कार्रवाई जारी रखने का कोई कारण नहीं पाते। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है, एफआईआर के आधार पर कार्रवाई जारी, यानी कि क्यों कार्रवाई जारी किया इसका कोई कारण नहीं है। हम एफआईआर को निरस्त क्वेश्चन करते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एफआईआर को खत्म करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एफआईआर के साथ संलग्न गैंग चार्ट अधिनियम 1986 और नियम 2021 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नहीं था। यानी कि जो प्रक्रिया फॉलो करना था वो बिल्कुल भी प्रक्रिया फॉलो नहीं किया गया था। हम यह स्पष्ट करते हैं कि धारा 53D के अंतर्गत निर्धारित प्रावधान मात्र इस आधार पर अधिकारियों को किसी भी कार्यवाही से वंचित नहीं करेगा कि संबंधित गैंग चार्ट में अपराधों का उल्लेख किया गया था, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि यह निरस्तीकरण केवल गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर किया गया था। यानी कि पूरी तरीके से दोस्तों प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था जो गैंग चार्ट तैयार किया गया था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है दोस्तों, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हमने गैंग चार्ट में उल्लेखित विभिन्न आपराधिक मामलों में लगाए गए आरोपों के संबंध में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। उन सभी मामलों की कार्यवाही को उनको तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाना आवश्यक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो पुलिस वाले ने मामला दर्ज किया है लोगों के ऊपर, उसको हम किसी भी तरीके से नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका कोई तार्किक निष्कर्ष नहीं निकलता। ये अपील स्वीकार की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये अपील हम स्वीकार की जाती है, और इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोनों विवादित आदेशों को निरस्त किया जाता है तथा एफआईआर संख्या 0125 ऑफ दिनांक 2022 दिनांक 25/8/22 को थाना कोतवाली नगर जिला बहराइच में दर्ज की गई थी उसे रद्द किया जाता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो देखिए कितनी बड़ी दोस्तों आदेश यहाँ पे हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा आदेश दिया कि दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों अपील भी स्वीकार की जाती है और एफआईआर को भी खत्म किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यदि कोई लंबित आवेदन हो तो उन्हें भी निस्तारित यानी किया जाता है, डिस्पोज्ड किया जाता है। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो कि गैंग चार्ट के थ्रू बनाया गया था, लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों यहाँ पे पूरा मामला पलट दिया और दोस्तों अपीलकर्ता को यहाँ से राहत मिली और उसके ऊपर से सारे मामले खत्म हो गए। और दोस्तों पूरी तरीके से दोस्तों उनके अपील को स्वीकार किया गया और उनको पूरी तरीके से यहाँ पे दोस्तों फ्री कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उच्च न्यायालय के आदेश को भी दोस्तों डिसमिस कर दिया और एफआईआर संख्या को भी दोस्तों क्या क्वेश्चन कर दिया, खत्म कर दिया। ये फैसला सुनाया है दोस्तों जस्टिस संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस के विनोद चंद्रन यानी 2 बेंच के जज थे। नई दिल्ली 20 मार्च 2022 का दोस्तों ये है क्या, 2022 का है दोस्तों ये जजमेंट। तो दोस्तों मैं आपको जजमेंट दिखा देता हूं जो कि मैं नहीं दिखाया। यहाँ पे देखिए 2025 NIC 271, यहाँ पे देखिए दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक अपीली क्षेत्राधिकार, आपराधिक अपील संख्या 2025, विशेष अनुमति याचिका SLP, आपराधिक संख्या है दोस्तों 17,929, 17,930 वर्ष 2025। तो जिसको पूरा जजमेंट पढ़ना है वो आराम से पूरा जजमेंट पढ़ना, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आप वेबसाइट से निकाल के आराम से बढ़िया पढ़ सकते हो। और दोस्तों गब्बर सिंह उर्फ देवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजेश सिंह अपील करता थे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य प्रतिवादीगण थे। तो दोस्तों ये अपील करता थे और ये प्रतिवादी करते स्टेट के खिलाफ, और इस फैसले को सुनाया है दोस्तों कौन, के विनोद चंद्रन जस्टिस ने। तो दोस्तों ये रहा जजमेंट, बहुत शानदार जजमेंट है। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है गैंग चार्ट के थ्रू आपके साथ भी मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, तो ये दोस्तों आप जजमेंट जरूर यूज करना, आपको जरूर राहत मिलेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और बहुत शानदार फैसला सुनाया है दोस्तों। कई बार पुलिस लोग दोस्तों गलत मुकदमा दायर कर देते हैं, लोगों को काफी दिक्कत होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं तो वहां से आपको जरूर राहत मिलेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें ऐसे अच्छे जजमेंट दोस्तों पढ़ने के लिए, जानने के लिए। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।